चौक सरवर शहीद में दो ग्रुपों के माबैन लड़ाई ने दो अफराद की जान ले ली। ज़मीन के तनाज़े ने हंसते बसते घरों को उजाड़ कर रख दिया। पुलिस का काम है कानून को नाफिज करना, मगर लड़ाई के खतरात के पेश नज़र पुलिस ने इकदामात क्यों ना किए, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम को। चौक सरवर शहीद का गांव है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ जो मुद्दई हैं इस केस के वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जो मकतूल हैं उनके बेटे यहाँ पर नवीद मौजूद हैं। उस शाम को वाक़या क्या हुआ था इस हवाले से हम जान रहे हैं, जिसमें दो अफराद को ब्रूटली कत्ल किया गया। उसके अलावा 5 से 6 अफराद थे जिनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में तो 5 से 6 अफराद इस वक्त भी शदीद ज़ख्मी हैं। किसी की टांग पर फायर है, किसी के पेट में फायर लगे हैं। सूरत हाल इतनी अबतर थी, लेकिन पुलिस कहाँ थी, इस हवाले से जानना ज़रूरी है कि इस तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाना पुलिस का काम है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है। लेकिन पुलिस ख्वाब गफलत में क्यों थी? अगर ये मामला पहले से चल रहा था, ये मामले को 15 दिन हो गए थे, तो उसे सॉर्ट आउट करना या उस मामले का जो भी फ़ैसला था उस पर इम्प्लीमेंट करवाना पुलिस का काम था, वो क्यों नहीं करवाया गया? नवीद, थोड़ा बताओगे इस हवाले से कि ये कितने दिनों से ये मामला चल रहा था इस लड़ाई का? सर जो रकबा है ना, ये तकरीबन 2 साल पहले ना, ये जो भट्टी फैमिली है इनसे ले लिया था गुजरू से सर, ठीक है ना। वो 2 साल हो गए थे। ये जो मामला था ना, 2-1.5 महीना हो गया है इसको, महीना हो गया था। ये रमज़ान सुराया जो है, इसने क्या किया, इसने कहा मैंने जो रकबा है ये भट्टियों को नहीं देना। अच्छा। हालांकि इसने गुजरू को बेच दिया था, यानी 1.5-2 साल पहले बेच चुका था। उसके बाद फिर इसे क्या ख्याल आया? पहले गुजरू को दिया, गुजरू ने इनको बेचा। उन्होंने कहा कि मैं गुजरू को दे सकता हूँ, इन्हें नहीं दे सकता। हालांकि उसकी कोई मलकियत भी नहीं रहती थी, क्योंकि वो तो अदर पार्टी थी ना। इसी वजह से क्या हुआ, ये मामला चलता रहा, पंचायतें भी होती रहीं, कोई काम ना हो सका। एट द एंड ये हुआ कि ये मामला SHO के पास चला गया। आए सारे हम बाबा जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ये प्लाट था। यहाँ प्लाट पर आए? प्लाट पे आए। अच्छा। यहीं पे आगे हम अपने घर हमारा नज़दीक ही है सर। तो ऐसे तकरीबन मगरिब से 10-15 मिनट पहले 7 बजे के करीब ऐसे फायरिंग शुरू हुई। शादी ब्याह में भी काम होती है सर फायरिंग। पता नहीं कोई जंग थी या कोई ऐसा, पता नहीं, जिस तरह हम कहते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि कहाँ से फायर जा रहे हैं। इतनी धुआंधार फायरिंग हुई सर, हम धुआं वहाँ से देख रहे हैं। इतनी भी जैसे कोई, आप अपने घर में मौजूद? जी सर, आपको फायरिंग हम सुन रहे हैं। मैं ये समझ रहा था कि कुछ शादी हो रही है, लोग खुशी में करते हैं। अच्छा, उसके बाद सर ये 2-10 मिनट गुजरे हैं, मुझे फ़ोन किया कि आपके अबू को फायर लगे। मैं मौके पे आऊँ, उस वक्त वो फायरिंग कर रहे थे सर। हम आए, हम कहाँ सकते जहाँ पे गोलियाँ बरस रही हूँ। हम पीछे भाग गए, रोते रहे कि ये क्या हो गया। पुलिस को इतला दी थी आपने? नहीं सर, 1-5 की? 1-5 नहीं किया। हम उस वक्त देखिए, अपनी जब इंसान पे किसी को कोई खौफ होता है या कोई परेशानी आ जाती है, वो अपनी जान बचाने के खतरे में हम भाग गए वहाँ से। हम पीछे हट गए। एक वीगो डाला, एक कार, एक ट्रैक्टर। 25 से 35 बंदे थे, 30 से 35 बंदे थे, जो हर किसी के पास राइफल थी, किसी के पास पिस्टल था। वो बरसा रहे हैं जैसे ये हमारे बाबा तो ऐसे बैठे थे, गपशप लगाने के लिए आए थे, जस्ट पानी पीने के लिए आए थे। अंकल जुल्फ़िकार ने कहा आप पानी पीने चले वहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ? लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि जिस जायदाद का, जिस ज़मीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है, वहाँ पर आपके तमाम लोग इकट्ठे होकर क्यों बैठे थे? मेरे वालिद का यही कसूर है सर। ये जो ईंटें हैं, हम गरीब लोग हैं सर। मेरे बाप ने ना मुझे एक ईंटें लाद के ऊँट के ऊपर मुझे पढ़ाया सर, कि मेरा बेटा पढ़ जाए, इस कि तरक्की याफ्ता लोग में बैठ सके, जो लोग पढ़े लिखे उनमें बैठ सके। हम गरीब लोग, 2 वक्त की रोटी हमारे पास सर नहीं है। मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, वही हमारा एक सहारा थे। धमकी मिली थी पहले धमकी दे के गए। एक दिन पहले धमकी मिली थी। मेरे बाबा आए हैं, जब यहाँ पे आए हैं, मेरा बाबा रोकते रहे हैं कि शफीक ये बात तो नहीं है कि आप फायरिंग बोलते रहे। उन्होंने पहले फायर अबू को मारे हैं। पहले शफीक रहमान ने फायर मारा है मेरे बाबा को। उसके बाद इमरान और बूटा ने अबू को फायर मारे राइफ़ल के साथ। बस जब यहाँ पहुँचे हैं, क्या मैं बयान क्या कर सकता हूँ सर? हमारे वो जो हैं, हमारे पास ही नहीं है कुछ कि हम क्या कर सकते हैं सर। मेरे अबू का यही कसूर है कि बेकसूर मारे दिया है उन्होंने सर। जस्ट हमारा ज़मीन से कोई लेके नहीं था, हमारा किसी से कोई नहीं। जस्ट हमारा ये था कि हम गवाही देने के लिए थे। ये जो सूरत हाल है, ये गाँव देहातों में हमें रोज़ देखने को मिलती है। सवाल यही है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कहाँ सो रहे होते हैं?
जब ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह की चीज़ें जन्म ले रही होती हैं उनको मज़ीद मौका क्यों दिया जाता है। अब देखें ये नौजवान है और इसके वालिद को इसकी आंखों के सामने गोलियां मारकर कत्ल किया गया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शिकायत जैसे कि अक्सर सामने आती हैं हमारे कि कब्ज़ा माफिया हर जगह पर, हर ज़िले में मौजूद है और ख़ास तौर पर अगर मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए और जिस हदूद का ये वाक़या है, थाना सरवर शहीद का ये वाक़या है, वहाँ पर बात की जाए तो आए दिन इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आते हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? बुखारी साहब, मैं पूछना चाहूँगा इस हवाले से, इस इंसिडेंट में दो भाई हैं जिन्होंने ज़मीन ख़रीदी है कुछ अर्सा पहले ही, और जो मालिक थे जिनसे ख़रीदी गई है उन्होंने ही उन्हें कत्ल कर दिया। 12 लोग इसमें नामज़द हैं, 4 नामालूम है, 16 अफराद ने आकर ये इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जी, जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल इसी तरह का पस मंज़र है। कब्ज़े का इशू था, एक प्लाट था जहाँ पे ये तनाज़ा हुआ और वो इतना शदीद हुआ कि इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये एरिया सरवर शहीद ख़ास तौर पे इस हवाले से इस तरह के वक़ुआ होते रहते हैं। वजह ये है कि ज़मीनें हैं, रकबे जिनकी बाकायदा ना तो इस्तेमाल हुई है, ना कोई उनके डाले गए हैं, अपना खाते डाले गए हैं, ना उनका कोई वंडे हुए हैं। तो इस वजह से जो आता है वो कोशिश करता है कि किसी दूसरे के रकबे पे कब्ज़ा करे। इसी तरह का ये इशू है। एक प्लाट था 546 चाक में, एक कनाल का, रमज़ान सुराया नामी शख्स है, उसने फ़रोख्त किया जुल्फ़कार गुज्जर के पास। अच्छा, ये कितना अर्सा पहले फ़रोख्त हुआ था? ये है तकरीबन कोई 4-6 महीने पहले की बात है जी। 4-6 महीने रमज़ान ने बेचा था जुल्फ़िकार को, और जुल्फ़िकार ने उसके बाद आगे बेच दिया। आपके अब्दुल हमीद नामी शख्स है, उसको बेच दिया, कब्ज़ा भी दे दिया, प्लाट भी बेच दिया। अब ये बंदे वहाँ पे बैठे हुए थे। इस दौरान ये जो रमज़ान सुराया है इसकी नीयत ख़राब हुई। इसने एक आज़म नामी सुराया को, जो उसका करीबी रिश्तेदार है, फैसलाबाद से बुलवाया और उसको एक स्टाम्प कर दिया कि जी ये प्लाट इसका है। ये यहाँ से लिटिगेशन शुरू हुई, कोई दरख्वास्तबाजी हुई, मामला थाने में भी चलता रहा। फिर बदकिस्मती से ये 12/6 को ये वक़ुआ पेश आया कि 7 बजे शाम के करीब, जब ये लोग अपने प्लाट पे बैठे हुए थे, उसमें ये जुल्फ़कार था, उसका भाई था, ग़ुलाम फ़रीद था, बाकी लोग थे। तो इन्होंने स्पेशली एक प्लानिंग के तहत जाके वहाँ पे हमला किया। गन्ने इनके पास थे, पिस्टल थे, अंधाधुंध फायरिंग की। यानी जुल्फ़िकार ने जिससे बेचा था उसको कब्ज़ा भी दे दिया था, तमाम मामलात सेटल डाउन हो गए थे, पेमेंट उसने ले ली थी। उसके बाद रमज़ान के साथ तनाज़े का क्या मतलब बनता है, क्या मकसद बनता है उसका? मकसद और कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान की बदनीयती है। वो चाह रहा था कि ये प्लाट अब वापस ले। उसने अपने रिश्तेदार आज़म नामी को फैसलाबाद से स्पेशली बुलवाया, उसको एक फेक स्टाम्प बना के दिया और फिर इस पर कब्ज़ा करने की उसने कोशिश की। जब वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका तो फिर उसने फैसलाबाद से बंदे बुलवाए जो हार्ड क्रिमिनल साहब का रिकॉर्डेड लोग हैं, उनके साथ मिल के और मकामी जो अपने अजीज़ व कारब थे, कुछ 14-16 के करीब लोगों ने मिल के ये वारदात की, जिसमें 2 बेगुनाह बंदे मारे गए और 6 के करीब बंदे शदीद ज़ख्मी। जुल्फ़िकार अली, जिसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया और फायर भी बरसाए गए, जिसके नतीजे में मौके पर डेथ हो गई थी जुल्फ़िकार अली की, और जो जुल्फ़िकार को बचाने आए उसके छोटे भाई थे राशिद, उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई गईं। ये तो अल्लाह ने इनकी जान रखी कि इनके सांस अभी बहाल रहे। पहले SHO के पास फैसला था। अच्छा। उन्होंने शाम के बाद फैसला किया कि प्लाट हमारे हक में हो गया। उन्होंने धमकियां दे निकाल दिया, जब उन्होंने कल सुबह आपका बाप हलफ देगा। उन्होंने कहा हमारा बाप इधर नहीं आ सकता, लाचार है, बीमार है, झूठ मारा। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप कल मैं उतर आऊँगा, मस्जिद करीब है, मैंने मौका देखा, उठाऊँगा, उधर ले जाऊँगा और उधर जाकर उनसे हलफ ले लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, हमने हलफ नहीं, ये हलफ दें। उन्होंने कहा नहीं, हलफ ये कैसे दें, इन्होंने पैसे दिए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जाओ तुम चले जाओ। हम आगे प्लाट में आकर हम बैठ गए, कब्ज़ा तो हमारा था, हम उधर बैठे थे। हम बैठे 5 तो 7 मिनट गुजरे हैं, अचानक आदमी 35-40 आदमी है, उन्होंने हमारे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, आते साथ फायरिंग कर दी। हाँ, आते साथ। जबकि पुलिस को ये पता था ये तमाम चीज़ों का कि इस तरह का वाक़या हो सकता है, और एक दिन पहले ये उसके पास बैठे थे, थाने में बैठे हुए थे आप तमाम लोग। पंचायत हुई थी थाने में आप लोगों की, उसी दिन हुई थी। 12 जून को ही पंचायत होती है, थाने में बुलाया जाता है, चौक सरवर शहीद का थाना है, और 5 बजे का टाइम था जब इनको बुलाया गया, तमाम दोनों पार्टियों को बुलाया गया। उसमें कोई फैसला नहीं हुआ था। उसमें फैसला हमारे हक में प्लाट हो गया था। उसके बाद SHO ने ये नहीं रोका कि कोई पार्टी गलत कदम ना उठाए,
ये किसी ने कहा ना, हमें कहा ना, उन्होंने कहा आप जाएँ। हम अपने आकर प्लाट में बैठ गए। उन्होंने 35-40 आदमी जिन्होंने अंधा फायरिंग कर दी। 35 से 40 लोग थे। हाँ जी। कहाँ फायर लगे आपको? एक इस पट पर लगा है, टांग पर, एक इस पट पर लगा है, उसके बाद 2 मेरे पेट में लगे हैं सर, एक इधर वक्शी पर लगा है, 5 फायर लगे हैं। उसके बाद क्या हालत थी आपकी? कैसे गए? हॉस्पिटल गए थे? मैं उसके उधर फौरन गया बाद तो हमारा होश था आपको? होश था। लड़कों ने मुझे उठाया चारपाई पे, एम्बुलेंस में डाला, चौक मुंडे लगे, उधर उन्होंने थोड़ी मोटी ट्रीटमेंट की, उसके बाद मुझे रेफर निस्तर कर दिया। उधर जाकर मैं 5 दिन दाखिल रहा और उधर जाकर मुझको ठीक हुआ तो वापसी छुट्टी मिली। ये बताओ, आप लोग जो बैठे हुए थे वहाँ पर, उनका अटैक हुआ है, तो आप लोगों के पास भी थे हथियार? नहीं कोई थे। 1,72,000 टोटल उस ज़मीन की कीमत थी जिसके ऊपर ये तनाज़ा होता है, और 2 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है, 6 अफराद अभी भी ज़ख्मी हैं। ये तनाज़ा इतना बड़ा कैसे कि नौबत ये आ गई? ये इस तरह के मुजफ्फरगढ़ की हिस्ट्री उठा के देख ली जाए तो ये आए रोज़ इस तरह के तनाज़ात के ऊपर फायरिंग मामूल बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल तो इसमें यह आता है कि असला कहाँ से आया है? पुलिस इतना जदीद असला किस तरह उन्होंने घर में छुपाया हुआ था? क्या सर्च ऑपरेशन होते रहे, उसमें ये असला सामने नहीं आया और ये असला इंसानी जाने ले गया है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे साइलिन होते हैं जो थानों के चक्कर लगा कर थक जाते हैं, लेकिन जो बासर होता है, जिसके पीछे सियासी पुष्टपनाही होती है या पुलिस का तावन होता है, वो ही इस तरह कब्ज़े भी कर जाता है और उसके बाद ये मामला यहाँ तक पहुँच जाता है क्योंकि पुलिस का प्रोटोकॉल होता है और ये मामला इस हद तक बढ़ जाता है। इस मामले में भी जो मुद्दई पार्टी है उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जब हमें थाने में बुलाया जाता था, जो मुलज़म पार्टी है इसको SHO थाना सरवर शहीद प्रोटोकॉल देते थे, जिसकी वजह से हमारी बात नहीं सुनी जाती थी और उनको मज़ीद प्रोटोकॉल मिलने की वजह से इस हद तक पहुँचे हैं। और जिस दिन ये मामला पेश आता है उससे एक रोज़ पहले जो जिन लोगों को कत्ल किया गया, इन्हीं के बंदों को पुलिस उठा के ले आती है और पूरी रात हवालात में रखती है। अगले रोज़ दूसरी पार्टी को पुलिस बुलाती है और उनमें फ़ैसला किया जाता है। जो कातिल हैं वही उनमें जो है गलत पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का जो फ़ैसला है उसके ऊपर वो पार्टी नहीं रुकती और वो वैसे जैसे उस मौके पर पहुंचती है जाकर फायरिंग करती है। देखें, जब भी 2 पार्टियों में तनाज़ा होता है तो पुलिस फौरी तौर पे 107 है उसकी कार्रवाई करती है, 107 की कार्रवाई करती है ताकि मज़ीद जो है ये लड़ाई झगड़ा ना हो। 12 अफराद नामजद थे और 4 नामालूम अफराद थे FIR के मुताबिक, जिन्होंने उस वक्त उस प्लॉट पर हमला किया था जिस प्लॉट को तकरीबन 1.5 साल पहले बेच दिया गया था इनकी तरफ से ही। रमज़ान का था ये प्लॉट पहले? जी सर। कब बेचा था? सर नहीं बेचा नहीं था ये पहले, वापस हो गया था जब बेचा था। अच्छा, पैसे नहीं लिए थे? नहीं सर। अब तक सारे मानते रहे हैं, तुम लोग ये मानते रहे हो कि प्लॉट बेच दिया था और अब तुम इनकारी हो? नहीं सर, वापस हो गया था, उन्होंने पैसे भी नहीं दिए थे, वापस कर दिया था प्लॉट उन्होंने। अच्छा, तो फिर ये लड़ाई का मैटर क्या हुआ? SHO साहब के पास ये इंक्वायरी थी इसी प्लाट के मामलात में, तो जब साहब के पास इधर इंक्वायरी तकरीबन 6:15 बजे ख़त्म हो गई है तो हम अपने घरों को चले गए हैं। सुबह का टाइम ले लिया है अपना साहब से जो भी मामलात थे, तो जब घर हम पहुँच गए हैं तो अपने कामों में मसरूफ़ होने लगे हैं तो अचानक हमने प्लाट की तरफ फायरिंग की आवाज़ सुनी है और जब हम वैली से भागे हैं कि फायरिंग इधर क्या हुई है, जब हम वहाँ पे मौके पर पहुँचे हैं तो तब तक ये हादसा हो चुका था। क्या हादसा हो चुका था? 4 हमारी पहचान में जो थे वो 2 लोग मास्क वाले थे और 2 मास्क के बगैर थे। अच्छा, 2 को हम जानते हैं और 2 को हम नहीं जानते। फायरिंग किसके ऊपर हुई थी? फायरिंग जो प्लाट में मौजूद लोग थे उनके ऊपर फायरिंग। अच्छा, तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर? हम लोग जब फायरिंग का हादसा हुआ हवेली से तब भागे हैं, पहले हम अपना प्लाट पे मौजूद नहीं थे। अच्छा, तुम मौजूद ही नहीं थे? एक फैसल था। वो क्या लगता है तुम्हारा? फैसल हमारे रिश्ते में चाचू का बेटा लगता है। अच्छा, वो क्या करने गया था वहाँ पर? दूसरा कौन था? दूसरा अमीर। वो क्या लगता है? वो भी उसका छोटा भाई है। उसके साथ कौन था? उसके साथ नवाज उनका वालिद। ये लोग फायरिंग कर रहे थे वहाँ पर? अपना अमीर और फैसल को फायरिंग कर रहे थे। जो 2 लोग थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था उसको हम नहीं जानते, वो भी फायरिंग कर। क्यों कर रहे थे? कौन थे? तुम्हारे थे बंदे तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कहने पे फायरिंग कर रहे होंगे ना? हमारी वजह से नहीं कर रहे थे। किसकी वजह से कर रहे थे? ये अब हमें नहीं पता।
अच्छा, वो खुद चले गए मुंह उठा के, इसका ना वो बात जानते करें। थे? वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो फैसलाबाद के। फैसलाबाद से बुलवाए इन्होंने बंदे कि उन्हें मारा जाए, उन्हें धमकाया जाए, उन्हें डराया जाए, और उसके बाद अब ये बयान कर रहे हैं पीछे पुश्त पनाही इनकी थी और ये मौके पर भी मौजूद थे। ये बात साबित हुई है और तमाम एविडेंसेस हैं इनके खिलाफ कि ये लोग वहाँ पर खुद भी मौजूद हैं। हम सारे इधर गए थे नकवारी से, उधर निम के साथ बैठे थे, उधर हादसा हो गया। उधर हादसा क्या हो गया? ऐसे हादसा हो गया और तुम्हें उठा कर लेकर आ गई पुलिस? सर हम उधर गए हैं तो तुम्हारा क्या रोल था, अपना बताओ। हमारा कोई रोल न था और स्टाम्प दिया मैंने सारी ना ठीक से दिया। स्टाम्प दिया था? किस चीज़ का था? हाथ स्टाम्प उसे रकबे का हाथ। उसी रकबे का तुमने स्टाम्प दिया था झूठा? नहीं सर, फिर? सही दिया, वो आजम को दिया। खरीदी थी तुमने? हाँ जी, हाँ जी, तुमने वो जगह खरीदी थी? हाँ जी। रमजान से? हाँ जी। रमजान ने वो जगह कितनी जगह पर बेची थी? 23 मरले। 23 मरले उसने पहले उस पार्टी को बेची, फिर तुम्हें बेच दी? नहीं सर, उसको मैनू नहीं पता बेची है कि नहीं बेची, उसका मुझे नहीं पता। तुम्हारा क्या रोल था? क्या नाम है तुम्हारा? अकबर अली। अकबर अली। तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? सर इधर इंक्वायरी पे आए थे, मुझे बुलाया था इसने, आजम ने। उस वक्त मौके पर क्या हुआ था? मौके पर सर हम तो गए अपने हवेली में पहुंचे हैं, तो उसके बाद फायरिंग की आवाज़ सुनी है तो हमने बाहर निकल के देखा है तो जो फैसल और अमीर है वो फायरिंग कर रहे हैं, 2 मास्क वाले आदमी हैं वो फायरिंग कर रहे हैं। हमने जब देखा कि 2 आदमी गिरे हैं तो हम डर कर। तुम लोग इतने मासूम हो, तुम्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है। नाज़रीन, चौक सरवर शहीद का गांव, और ये वो जगह, ये वो लोकेशन, मेरे पीछे वही प्लॉट है जिसके पीछे ये लड़ाई हुई, जिसके पीछे ये सारा सिलसिला हुआ और 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। 6 से ज़ायद अफराद इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ आया हूँ तो इन लोगों ने बताया कि जी पंचायत में फ़ैसला हो रहा है। वो कभी कहता है जी पैसे देता हूँ, कभी कहता है जी प्लाट देता हूँ। ऐसे मैंने कहा यार मुझे पैसे दे दे वो भी मंजूर है, अगर वो प्लाट दे दे तो भी मंजूर है, लेकिन मैं उससे लड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो बड़ा आदमी है, मैं गरीब आदमी हूँ। आखिर सर ऐसे पंचायत में फ़ैसला होता कोई फ़ैसला ना हो पाया, जो जबकि थाने में इनकी दरख्वास्त भी गई हुई थी, हमारी दरख्वास्त भी गई हुई थी। उनकी दरख्वास्त के मुताबिक क्या था? वो क्या कहते थे कि ये ज़मीन अभी भी उनकी है? रमज़ान कहता था ये ज़मीन अभी भी उसी की है, जबकि वो इसके पैसे ले चुका था। सर उन्होंने कोई झूठ का पलंदा बनाया हुआ था जो कि SHO ने मौके पर देख लिया जाके ये इनका झूठ है। SHO साहब ने कहा कि आप चले जाओ अपनी अपनी जगह पर, सुबह जो है ना ये हलफ उठाएगा तो आप प्लाट छोड़ दोगे, अगर हल्फ नहीं उठाएगा तो मैं आपको कब्ज़ा बरकरार कागजात इसके मुकम्मल करके दूंगा। तो हम सर खुशी खुशी अपने घर आ गए। यहाँ जगह में सर आपके बैठे ही हैं तो इनका एक वीगो डाला और एक कार और एक ट्रैक्टर। जब आप लोग आ गए, ये चीज़ अभी फैसला बरकरार था कि उसने सुबह हलफ उठाना था, तो उसके बाद आप यहाँ क्यों आए हैं? आप लोग घर क्यों नहीं गए अपने अपने? सर यहाँ हम बैठे, पहले से हमारा यहाँ काम चल रहा था ना, तो बच्चे भी मेरे यहाँ थे, मेरे जानवर भी। सारे सिलसिले के दौरान काम रुका नहीं? नहीं सर, काम नहीं रुका, काम चलता रहा। काम चलता रहा सर। अच्छा, जब सर यहाँ हम बैठे ही हैं आके, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 4-5 मिनट हुए होंगे और 7 का टाइम था, तो सर हमने देखा यहाँ से 35-40 आदमी निकले और यहाँ ये कार खड़ी हुई, इससे पल्ली तरफ उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और यहाँ हम खड़े थे। आते हुए जनाब वाला क्या नाम है, उन्होंने फायर, एक उनमें आदमी था वो बताता था कि इसको फायर मारो, इसको नहीं मारना। कौन था जो बता रहा था? वो कौन था जो बता रहा था? सर नहीं, उसका नहीं मुझे नाम याद, जिसने मुझे। आप लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया? आप लोग निहत्ते सारे बैठे हुए थे, आप लोगों को पता ही नहीं था? सर हमें ये इल्म होता तो हम भी कोई अपना बंदोबस्त कर लेते, लेकिन हमें तो ये इल्म ही नहीं था। हम तो इस चीज़ की खुशी में थे कि हमारी बात हो चुकी। मामला सेटल डाउन हो गया, चीज़ें सामने आ गई, क्लियर हो गई कि प्लॉट अब्दुल हमीद का है, ना कि रमज़ान का है, क्योंकि रमज़ान ने ये बेच दिया था। तो रमज़ान सुरैया फिर दोबारा इस चीज़ पे वाजिद था, नहीं ये प्लाट मैं दोबारा लेना चाहता हूँ, और हम इनके साथ गए और SHO साहब को बताया कि ये प्लाट इनका है और रमज़ान सुरैया का नहीं है, ये ज़्यादती कर रहा है। SHO साहब ने कहा कि आप जाएँ, बनाएं, उसको तामीरात शुरू करें, मैं उनको रोकूंगा। जब उन्होंने तामीरात शुरू की तो उन्होंने दोबारा जनाब 15 पे कॉल करके पुलिस बुला ली और SHO साहब ने फिर 2 आदमी इनके पकड़ लिए। पकड़ने के बाद काम बंद करवा दिया। काम बंद करने के बाद ये आराम से बैठे हुए थे। फिर उन्होंने SHO साहब से अप्रोच करवाई, किसी ज़रिए से पैसे दिए या कोई और सियासी अप्रोच करवाई। फिर एक दिन में 3-3, 4-4 मरतबा पुलिस आती थी और इनको हरासा करती रही और भगाती रही, पर जब कि ये काम बंद कर चुके थे। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि प्लॉट किसका था, किसका नहीं था, या कौन पैसे दे चुका था, कौन मालिक था। सवाल ये है कि पुलिस के पास मामला चल रहा था। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट
पुलिस के पास पहुंच चुका था। पुलिस को पता था 15 दिन से इस तरह का लड़ाई झगड़े का मामला चल रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मैनेज करना, मेंटेन करना या उसके हवाले से जो भी कानूनी तौर पर बंदोबस्त करने बनते थे वो पुलिस के ही बनते थे, उस हवाले से क्यों नहीं किए गए। इस हवाले से मैं ज़रूर जो SHO हैं यहाँ के, जिनके पास ये तमाम चीज़ें आई, उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या वजह बनी कि उन्होंने किसी को अनड्यू फेवर दी, जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा कि 2 अफराद इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे और 4 से 5 अफराद अभी तक शदीद ज़ख्मी। रमज़ान ने प्लाट पिछले साल इस मकतूल पार्टी जो कंप्लेनेंट है उनको फ़रोख्त किया था और ईद के मौके पे पैसे क्लियर हो गए पैसे क्लियर हो गए थे। ये झूठ बोल रहा है ये शख्स? ये झूठ बोल रहा है। 1 साल से उनके पास कब्ज़ा था, उनकी 4 दीवारी थी, उनकी ईंटें पड़ी हुई थी, वहाँ उनकी मोटर लगी हुई थी। इन्होंने उनकी कंस्ट्रक्शन रोक ली। इस सिलसिले में हमने इनको बुलाया और यहाँ ये झूठे हुए इसके वालिद पे फ़ैसला रख दिया, या पेमेंट वापस करके प्लाट ले लो या कल प्लाट छोड़ दो। उन्होंने कहा जी हम सुबह फ़ैसला कर लेंगे। यहाँ से जो लोग गए हैं इन्होंने बाहर से लोग मंगवाए हुए थे, फैसल भी था, अमीर भी था, नवाज़ भी था, और ये तमाम लोग मौके पे मौजूद थे। ये गए हैं, वो बैठे थे, जाके उन पे हमलावर हुए हैं, उन्होंने फायरिंग की है, उनके 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 2 आदमियों का मर्डर हुआ है और तमाम लोगों की प्रेजेंस हाजिरी थी। इन तमाम लोगों की प्रेजेंस वहाँ पर थी और इनके लड़ाई अलावा में शामिल थे। इनके अलावा बाकी जितने लोग नामजद हैं और नाम मालूम है वो कहाँ हैं? वो भी गिरफ्तार नहीं हुए। उनके लिए टीमें हमने रवाना कर दी हैं। तो ये जो 7 लोग हैं, 8 लोग गिरफ्तार हैं। उनके वालिद जो है वो उसने बेल करवाई हुई है, इंटरम बेल। सही, ये मामला चल रहा था, ये लोग आपके पास आए, वो लोग भी आए आपके पास, मामला चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश क्यों नहीं की उस वक्त? अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता मसला, या आपको तमाम चीज़ें क्लियर थी कि रमज़ान ने वाकई ही प्लॉट भेज दिया था और पूरे पैसे ले लिए थे, तो जाहिर सी बात है फिर तो दूसरी बात ही नहीं बनती, 107 की कार्रवाई भी कर सकते थे। सर उस वक्त कोई झगड़े की कोई सिचुएशन नहीं थी, फैसला इनके बाप पे रख दिया था। अगर आपने प्लाट रखना है तो इनको पेमेंट सुबह वापस कर दो, अगर नहीं रखना तो प्लाट इनका प्लाट हवाले कर दो। उन्होंने कहा जी सुबह हम वाले से बात करके 10 बजे आपको क्लियर कर देंगे कि हम प्लाट की कीमत वापस करते हैं या इनका प्लाट इनको छोड़ देंगे, क्योंकि इनका इरादा पहले से बना हुआ था। कोई इनका झगड़ा नहीं था। 5-6 दिन से इंक्वायरियाँ चल रही थी, इंक्वायरियों में कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपको बिल्कुल कुछ भी इशू भी नहीं था और यहाँ भी बड़े कूल माइंड बैठे थे, लेकिन इनका जो इरादा था, इन्होंने पहले से बंदे मंगवाए हुए थे। वो फैसला कितनी देर वहाँ पर फायरिंग होती रही? लगभग 10-15 मिनट फायरिंग हुई है, चूँकि 8-10 लोग थे असले वाले। उनने एक ही प्लाट था, ओपन प्लाट, छोटी सी 4 दीवारी थी, उसमें जो लोग बैठे हुए थे जाके सबको ब्रेस्ट किया, कोशिश की, उनकी टांगों में फैर लगे। उसमें एक बंदा अस्पताल में एक्सपायर हो गया, एक निश्तर में जाके एक्सपायर हुआ, बाकी 5 लोग अभी तक इंजर्ड। 15 की इतला मिली होगी, पुलिस क्यों इतनी लेट पहुंची? सर यहाँ से तकरीबन फासला होगा कोई 18-17 किलोमीटर। 15 की कॉल पे सबसे पहले मैं पहुँचा हूँ। जब मैं गया था उस वक्त ये इंजर्ड वहाँ मौजूद थे। हमने गाड़ियाँ मंगवाई, इनको रेस्क्यू किया, इनको अस्पताल पहुँचाया। कुछ जबकि जो मुदाई पार्टी है उनकी तरफ से यही बातें आ रही हैं कि आप लोगों का जो पुलिस है, एक तो वो लेट पहुंची, उसको इतला दी गई, अगर वो मौके पर पहुंच जाती तो काफ़ी देर ये फायरिंग का तबादला चलता रहा, अगर मौके पर पुलिस पहुंच जाती तो शायद इतना नुकसान ना होता। सर या पहले कार्रवाई कर ली जाती, 107 की कार्रवाई पहले हो जाती तो ये नुकसान ना होता। फायरिंग का सिलसिला 3 से 4 मिनट हुआ होगा, चूँकि 12-13 लोग हैं जिनके पास असला था। 3-4 मिनट की फायरिंग में 18 किलोमीटर, जब कॉल आई है तो 18 किलोमीटर का सफ़र करते हुए हमें भी तो वहाँ पर पहुँचने पे टाइम लगता था। इंजर्ड हमने जाके रेस्क्यू किए थे, उस वक्त ये फायरिंग कर। इतना असला इन लोगों के पास कैसे आ गया? आपको जाहिर सी बात है, आपका एरिया है, इन चीज़ों की तो ग्रिप होती, पुलिस को पता होता है ना कि कहाँ क्या चीज़ है। कोई गैर कानूनी असला बगैर ऐसा कोई इतना इशू इनके पास कहाँ से आ गया? ऐसा कोई इशू नहीं था बाजार इनके पास। वो जो फैसलाबाद से लोग हैं वो अपने वेपन साथ लेके हैं। उनके पास एक वीगो डाला था, इन्होंने भी अपने वेपन छुपाए हुए थे। पहले इनके कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी जो हमारे इल्म में होता कि उन्होंने वेपन रखे हुए हैं या इनका ऐसा इरादा। मुद्दाई पार्टी का ये भी कहना है कि पुलिस की शय पर इन लोगों ने दोबारा से कब्जा करने की कोशिश की और ये तशद्दुद किया और ये जुल्म किया। इस हवाले से क्या कहेंगे? पुलिस तो एक रुकावट बनी रही है। पुलिस ने तो फैसला दे दिया था कि प्लाट रमज़ान का नहीं है, प्लाट उस पार्टी का है और प्लाट रमज़ान छोड़ दे, अगर उसने रखना है तो सुबह इसकी पेमेंट दे। सही। उसके बाद भी अगर ये मसला कर रहे थे तो इनको हवालात में ढकना तो आपका ही काम था, कार्रवाई कर देते इनके ऐसी कोई बात नहीं थी। फैसले के लिए टाइम दे गए थे, उन्होंने इनकार भी नहीं किया। उन्होंने कल 10 बजे या प्लाट दे देंगे या उसके पेमेंट वापस कर देंगे।
नाज़रीन, चौक सरवर शहीद का एक गांव है जहां पर ये इंसिडेंट पेश आया। अकबर, जिनको फायरिंग का निशाना बनाया गया था, इस वक्त भी ये ज़ख्मी हैं क्योंकि इनकी टांग पर फायर मारा गया और जिसकी वजह से इनकी पूरी टांग फ्रैक्चर हो गई थी, मेन हड्डी, और इस वक्त भी बेड पर हैं। नौजवान हैं, 17-18 साल इनकी उम्र है। क्या कहेंगे अकबर, बताओगे थोड़ा क्या वाक़या पेश आया था और आपको किसने फायर मारा है? सर जी, अचानक उन्होंने आके फायरिंग शुरू कर दी है। इतनी फायरिंग की है कि हमें पता नहीं चला किसने फायर किया, किसका फायर लगा। इतनी शदीद फायरिंग थी, समझ नहीं आ रही। अंधाधुंध इतनी शदीद फायरिंग थी, समझ नहीं, बारिश नहीं जैसे होती इस तरह फायरिंग की है उन्होंने। किसी के पास पिस्टल था। तो आप लोग बैठे हुए थे, आपको पता था कि इस तरह का मामला हो सकता है? नहीं, हमें कोई इसका नहीं, हमें कोई इसका अंदाज़ा नहीं था ये मामला होगा। आपको नहीं पता आपको किसका फायर लगा? ये नहीं पता लगा आप? नहीं, ये नहीं पता चला, क्योंकि फायरिंग ही इतनी थी कि समझ ही नहीं आ रही थी किधर से फायर आ रहे हैं किधर से। फिर मैं ज़मीन पे लेट गया हूँ, जब मुझे फायर लगा ना, ज़मीन पे लेट गया हूँ। तो उसके बाद आपको कोई पता नहीं है, होश नहीं रहा आपको? नहीं, होश था मुझे, कुछ ना समझ आ रही थी जो आदमी थे उधर। सही, कौन लोग थे? रमज़ान सरोया था, उसके बेटे थे। कितने लोग थे? तकरीबन मैं कह रहा हूँ 20-25 लोग थे। 20-25 लोग थे। और आप कितने लोग थे वहाँ? हम तो उधर होंगे 10-12 आदमी इतने। 10-12 लोग थे। आप लोगों के पास कोई हथियार वगैरह? नहीं, हमारे पास कोई था इस तरह की कोई चीज़ नहीं। कोई चीज़ हमें तो पता ही नहीं था ये काम था। वैसे हमें आप लोग क्यों बैठे हुए थे? वैसे हमारा तो हाथा था, हमारे कब्जे पे। हमें SHO साहब ने कहा था आप जाकर उधर। एक ज़मीन बार बार बिक रही है, एक मालिक उसे 4 जगह बेच देता है, उसके बाद ये तनाज़े जनरेट होते हैं। उसको रोकने के लिए सिर्फ पुलिस का काम तो नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों को रोक सके, उसके पास तो रिकॉर्ड नहीं है। तो बाकी इदारों का काम कहाँ नज़र आता है? देखिए, पूरे मुजफ्फरगढ़ में यही चल रहा है कि महकमा रेवेन्यू की जानिब से फौरी तौर पे कार्रवाई नहीं की जाती। जब भी ऐसा कोई मामला चलता है तो फौरी तौर पे महकमा रेवेन्यू को आना चाहिए। आने के बाद वो उन रकबों की निशानदही करे कि इसका असल मालिक कौन है। उसके बाद दूसरा जो है वो पुलिस आती है कि ये असल मालिक इसका कौन है, कब्ज़ा कौन करना चाह रहा है, कौन इस जगह को हथियाना चाह रहा है। लेकिन जब इदारों से इंसाफ नहीं मिलता, ख़ास तौर पे महकमा रेवेन्यू से जो ज़मीनी मामलात होते हैं, लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जवानी से लेके बुज़ुर्गी तक वो केस लड़ते, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। ज़मीन किसी की होती है, कब्ज़ा कोई कर जाता है। इसी तरह ये मामला चल रहे हैं हमारे पूरे मुजफ्फरगढ़ में कि महकमा रेवेन्यू नाकाम हो चुका है और उनकी नाकामी के बाद जो कसर बचती है वो पुलिस डिपार्टमेंट पूरी कर देता है कि जो बाअसर होता है उनको इजाज़त दे दी जाती है। और बहुत सारी इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं इन मामलात में। आए दिन हम देखते हैं मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर, मीडिया पर ये रिपोर्ट होता है कि ज़मीन के तनाज़े में, और तनाज़ा ये होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई करप्शन, किसी न किसी इदारे की करप्शन, अगर वो पुलिस की हो या रेवेन्यू अथॉरिटी की हो। इस तरह की अथॉरिटीज़ बनाई गई, इसको अपग्रेड करने के लिए जो तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज़ करने की एक मुहिम तो चलाई गई, लेकिन वो सिर्फ किताबी और फ़ोटो सेशन तक ही रही है, क्योंकि ऑन ग्राउंड अगर रियलिटी देखी जाए तो इससे कदरे मुख्तलिफ है। और आज भी हम उसी तरह से देखते हैं कि लोगों की जानों से खेला जाता है सिर्फ ज़मीन के तना। मुद्दई मुकदमा अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा इस हवाले से कि वो शाम क्या इंसिडेंट हुआ, क्या वाक़या हुआ, इनकी तरफ से क्या शरारत की गई थी। कोई इस तरह की बात भी थी कि इनकी तरफ से उनको भड़काया गया हो कि वो लोग इतना पूरा लश्कर लेकर इनके ऊपर अगर उन्होंने इस तरह से हमला किया है तो उसके पीछे वजह क्या थी? थोड़ा बताओगे इस हवाले से। उससे पहले कोई आपकी लड़ाई, आप में से किसी की भी कोई जाके किसी ने कोई बात की हो, कोई शरारत की हो, इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ था? नहीं सर, कोई नहीं। 15-20 दिन तो ये फैसला चल रहा सी। अच्छा। तो पुलिस ने इतला दी थी, असीं पुलिस को गए हैं, वो भी गए हैं जी। देखिए, ऐसे तो कोई नहीं होता 30-35 बंदे उठाकर आ जाए और फायरिंग शुरू कर दे। पुलिस वाले सपोर्ट नाल जी ये काम होया सारा। उतो थाने आए असीं वापस। पहले एक दिन असीं काम शुरू किया, उस दिन भी इन्होंने 4-5 दफ़ा साढ़े बंदे उठा के लै गए। तो वापस फिर इन्हों का कोई बंदा नहीं चक्या, साढ़े बंदे पुलिस की सपोर्ट नाल सी, इन्हों की साड़ी सपोर्ट नहीं सी पुलिस कर रही। तो उतो वापस आए हैं, जो भाई गुलाम फरीद है वो बंदा साढ़े नाल सी, हक की गल करता सी, उन्होंने धमकी दी गई। उन्होंने इत्थे आए शाम को, असीं बंदियां नूं सद्दिया आके पानी शानी पियो, बैठे हैं। तो उस टाइम इन्होंने यकदम इधरों विगो डाला कार आई, आके फायरिंग शुरू कर दी। साढ़े बंदियां नूं फायर लग गए, बंदे फौत हो गए। तो गांव देहात में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका बड़ा कलीदी रोल होता है कि इस तरह के मामलात पंचायती तौर पर हल करवा लिए जाएं। इस हवाले से बुज़ुर्गों ने काफ़ी पेशरफ्त की, काफ़ी दफ़ा बैठे भी सही उनके साथ,
लेकिन एट द एंड मामला सेटल डाउन क्यों नहीं हो सका, बताओगे जी थोड़ा चाचा जी, थोड़ा इस हवाले से। असल गल जो पंचायती फैसला हो गया ना, इन्होंने सालस चुगले ने 4, 2 सालस गुजरां की तरफों, पट्टियां की तरफों, 2 उन्हों की तरफों। वो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਸ ਸਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਸਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚੋਂ ਸਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਢਾਈ ਕੋਈ ਥी है? कोई नहीं दिया, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल कोई नहीं था। बगैर असले दे आवे, बगैर असला हो गया तो सही, वो वाल वंजन असला तो नहीं, असला तो वैसे ही में उन्होंने कोई जख्मी नहीं दिया कहना सारे को हाई को ना असला क्या जख्मी थी, असला तो वैसे ही में बैठे मंजा दे बैठे जी, हूँ बैठे हूँ इतना बैठे जी, मंजा नहीं फरी बैठे। सर ज्यादती थी ये, निके निके सारे बाल हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हैं, असा कि कोई सारी हक सच थी नहीं। मेहरबानी थिया वञे, ये सोचो बंदे पकड़े, पूरे करे, कार्रवाई इन्हों की पूरी करे। 6 अफराद ज़ख्मी हुए, 2 अफराद कत्ल हो गए, पुलिस कहाँ थी उस वक्त? हमें ये चीज़ें यहाँ पर इस केस में स्पेशली देखने को नज़र आता है कि यहाँ पर थोड़ा नेग्लिजेंस लगती है कि पुलिस उस वक्त कहाँ थी जब ये तमाम मामलात हो रहे थे, झगड़ा शुरू हुआ। ऑब्वियसली 16 अफराद वहाँ पर मौजूद थे और तमाम हथियारों से लैस थे, किसी के पास गनें थी तो किसी के पास डंडे सोटे थे। उस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल इंतहाई वैलिड क्वेश्चन है जी आपका। पुलिस को इसमें भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए थी ये वारदात होने से पहले, बट अनफॉर्चुनेटली कि ये वारदात हो गई, उसके बाद जो जिम्मेदारी बनती थी या जो मामला थे वो हमने आसान तरीके से सरअंजाम दिए। अब उनकी जो नीयत या उनके अंदर जो बेईमानी थी वो तो बज़ाहिर नहीं नज़र आ रही थी। मैट्रिक चल रहा था, बज़ाहिर नॉर्मल था कि जी इसका कोई तस्वीर हो जाएगा, और इस पर एक टक भी लग गया था कि अगर रमज़ान हलफ दे दे कि उसने ये प्लाट नहीं फ़रोख्त किया तो वो प्लाट वापस ले ले। अगर इनकी पहले पंचायत भी हुई थी इसी सिलसिले में? जी बिल्कुल, पंचायत उसके बाद वो बदल गया सारा, बदल गया, उसकी नीयत में खोट आया। तय ये हुआ था कि या वो हलफ नहीं देगा तो ये जुल्फ़कार पार्टी को पैसे वापस कर देगा, अगर हलफ देगा तो ये प्लाट वापस ले लेगा, पैसे भी नहीं देगा। ये बात तय हो गई थी पंचायती तौर पे, इस वजह से वो थोड़ा डिले हुआ। उसको ऐसा तो उस तरह नहीं देखा गया कि जिस तरह वो अगर इस तरह के कोई हालात होते। तो इनकी पहले भी तू तकरार, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था, बस ये मामला आ गया था थाने में। ऐसे जो खुद इसको ज़ाती तौर पे देख रहा था तो मौके पे भी गया था, पार्टियां भी बुलाई थी। जिस दिन वक़ूआ हुआ उस दिन भी ये लोग थाने आए थे और वहाँ से टाइम लेके आए थे ये इसके बेटे शफीक और अतीक रमज़ान सुरैया के कि हम अपने वाले से बात करके आपको जवाब देते हैं। बस जवाब उन्होंने यही दिया कि 7 बजे जाके ये बदमाशी की और इस तरह कत्ल वगैरह की। कब्ज़ा माफिया के हवाले से पुलिस क्या क्या कर सकती है? ख़ास तौर पर इस तरह के मामलात में हम देखते हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया जाता है, वहां पर पुलिस का इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है। और इस सूरत हाल में भी जैसे हमने देखा, और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं मुजफ्फरगढ़ की जैसे हम बात कर रहे थे, और ख़ास तौर पर कोटद्दू की बात करें, चौक सरवर शहीद की बात करें, वहाँ पर ये भरे हुए हैं ये वाले मामलात। किस तरह से इनको टैकल किया जा सकता है? लेकिन पुलिस का काम है जान और माल की हिफाजत करना शहरियों के, तो उस हवाले से किस तरह से देख रहे हैं आप? बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं जी। कब्ज़ा के हवाले से हमारी बिल्कुल क्लियर SOP है कि जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है, जिसके पास है, उसमें कोई दूसरा बंदा मदाखलत नहीं करेगा। अब यहाँ इन इलाकों में अनफॉर्चुनेटली ये सुल्तान कॉलोनी, सिनेमा हो गया, सरवर शहीद हो गया, काफ़ी वसी रकबे हैं, हज़ारों एकड़ों की इसमें तादाद में रकबे पड़े हैं, सरकारी हैं, किसी को अलाट हैं, रेत के टीले हैं, कोई निशानदेही नहीं है, कोई कब्ज़ा नहीं है। जिसका दिल करता है इसमें महकमा माल की मैं बिल्कुल ओपन कहूँगा कि गैर जिम्मेदारी है कि जो जिसका दिल करे वो फ़र्द लेके कहीं कब्ज़ा करके बैठ जाता है। तो इसमें हमें बहुत सारे इशू आते हैं सिर्फ इस वजह से कि इन इलाकों की इस्तेमाल नहीं हुई, यहाँ पे कोई क्लियर आइडेंटिफिकेशन, कोई निशान, कोई मार्क नहीं है, किसी को नहीं पता कि किसका रकबा कहाँ पड़ा है।
फिर इस तरह ये वाक़यात पैदा हो जाते हैं कि वो लोग ना समझते हुए किसी की ज़मीन पर चढ़ दौड़ते हैं। तो हमारी वाज़ेह SOP है कि जी हम किसी को कब्ज़ा नहीं करने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा तो भरपूर कार्रवाई करेंगे और किसी किस्म की कोई सुस्ती ना होनी चाहिए, ना हम इंशाल्लाह करेंगे। थैंक्स अ लॉट। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि देखें, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और उसको मैनेज करना कि जहाँ पर भी मसाइल हैं उनको देखा जाए। लेकिन जब ये मामलात आते हैं, इस तरह के मामलात आते हैं जिसमें ये देखना लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, उसको चाहिए कि वो देखे कि किसकी कौन सी लैंड है, ये तमाम चीज़ें देखना और इन तमाम चीज़ों को अपडेट करना उनका काम है। अब पुलिस को तो ऑब्वियसली इन चीज़ों का नहीं पता कि ये इसका मालिक, असल हकीकी मालिक कौन है या किसने बेची है या किसने ख़रीदी है, लेकिन फिर भी जो ज़िम्मेदारी आती है पुलिस पे वो ये आती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और इस तरह के वाक़यात ना पेश आएँ।